हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो अंकित भाटी सर का है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आप लोगों के सामने कि देखिए, हाँ, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ पर है? तो ये बताना है, राजगीर में है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता लगभग, उसके बाद में कुछ मान रखना है, फिर लाख वर्ग किलोमीटर फैली है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता लगभग कितने लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है? तो इसका जवाब होगा 13 लाख वर्ग में। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द इंगित करता है। तो आर्य शब्द क्या इंगित करता है? ये श्रेष्ठ वंश को आर्य शब्द इंगित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वह हैं, तो कौन है वो? जैन। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी थी, तो कहाँ इसकी राजधानी थी? ए नंबर, राजगिरी में। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। तो इसका करेक्ट जवाब होगा डी नंबर, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? लोकमान्य तिलक को। अगला प्रश्न है, सन 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो किसने किया था? आपका सही जवाब होगा एस जे मजूमदार ने। अगला प्रश्न लिखा हुआ आप लोगों के सामने, देखिए इसका जवाब देना आपको। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? तो किसने त्यागा था? इसका सही जवाब होगा हकीम अजमल खां। अगला क्वेश्चन है, जुलाई यानी 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? तो ये कहाँ पारित किया गया था? ये वर्धा में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर कर्क रेखा के निकट है? तो आपको बताना है, ये कोलकाता जो है वो कर्क रेखा के निकट में है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच माध्यम समय GMT में अंतर पाया जाता है, तो कितने दिन का अंतर पाया जाता है? ये कितने घंटों का अंतर पाया जाता है? ये 5.5 घंटों का अंतर प्लस में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिमालय की रचना समांतर वाले श्रेणियों में हुई है जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है, तो कौन सी श्रेणी है? बृहद हिमालय श्रेणी। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है वो चिन्हित करे, तो क्या है? इसको सही जवाब में आपको बताना है, गोमती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? तो आपको बताना है, राइन नदी के किनारे क्या स्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय होता है सरकारी एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक बेरोजगारी का क्या कारण है? तो इसका करेक्ट जवाब होगा सी नंबर, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर, दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा हुआ है, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं कहलाता है, तो क्या कहलाता है? ये ए नंबर, मुद्रास्फीति कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक तृतीयक क्रियाकलाप है? तो इसमें से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है? आपको बताना है, ये विपणन विपणन जो है तृतीय तृतीय क्रियाकलाप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो इसका करेक्ट जवाब होगा बी नंबर, यानी कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ है, तो कब तैयार हुआ था? इसका सही जवाब होगा 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो आपको बताना है, इसमें से साम्यवादी राज्य जो है ये भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है, भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है, तो किससे संबंध है? ये मूल अधिकारों से संबंध है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो आपका करेक्ट जवाब होगा ये है 25 वर्ष।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शक्ति का मात्रक है, तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? आपको बताना है। सी नंबर, ये वाट होता है। अगला प्रश्न है, फ्यूज का सिद्धांत है, तो फ्यूज का कौन सा सिद्धांत होता है? ये विद्युत का उष्मीय प्रभाव, ये फ्यूज का सिद्धांत है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने लिखा हुआ, देखिए, हाइड्रोजन को जलाने पर बनेगा, तो क्या बनेगा ये आपको बताना है। हाइड्रोजन को जलाने पर ये बन जाता है पानी। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है, तो सिंदूर क्या है? आपका करेक्ट जवाब होगा सी नंबर, यानी मर्क्यूरिक सल्फाइड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वास्तविक रूप से मछली है? तो सही जवाब आपका इसमें होगा डी नंबर, यानी समुद्री घोड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सम्मुख का विलोम शब्द है, तो सम्मुख का विलोम शब्द क्या होता है? इसका करेक्ट जवाब होगा विमुख। अगला क्वेश्चन है, नम का पर्यायवाची नहीं है, तो इस चारों में से बताना है नम का पर्यायवाची क्या नहीं होता है। ये आर्द्रा नहीं होता है, आर्द्रता नहीं होता है, और सभी हैं। ऋजु का विलोम क्या है? अगला क्वेश्चन है, ऋजु का विलोम, तो ये डी नंबर, वक्र होता है ऋजु का विलोम। अगला प्रश्न देखते हैं, सावन हरे न भादों सूखे, चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन का आंसर। सावन हरे न भादों सूखे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? इसका करेक्ट जवाब होगा डी नंबर, यानी सदा एक ही दशा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द छाटी, इसमें अभ्यस्त लिखा हुआ है, तो इसमें चारों में बताना है कौन सा अभ्यस्त सही है। ये अभ्यस्त सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डाट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है, तो किसे चुना है? इसका सही जवाब होगा बी नंबर, नीरज चोपड़ा को। अगला क्वेश्चन है, जेल में बंद कैदियों के लिए जीवाला नामक ऋण योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र ने। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, मधु क्रांति नामक पोर्टल किस मंत्रालय की पहल है? तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के नए महालेखा नियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब होगा सोनाली सिंह को। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ, देखिए इसका जवाब दीजिए। हाल ही में हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया है? तो इसका करेक्ट जवाब होगा ए नंबर, चीन में। अगला प्रश्न है, आया आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज बनी है? तो इसका करेक्ट जवाब होगा पाकिस्तान की। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है, हाल ही में दया प्रकाश सिन्हा को किस भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो किस भाषा के लिए सम्मानित किया गया है? ये हिंदी भाषा के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के दौरान विश्व के सबसे बड़े विमान को नष्ट किया गया, उस विमान का नाम क्या था? तो सही जवाब होगा आपका बी नंबर, यानी मारिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इसका दो ऑप्शन नीचे दिख रहा था, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में किस राज्य को लगातार चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका करेक्ट जवाब होगा केरल को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा को की लघु जीवनी गोल्डन बाय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नवदीप सिंह गिल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा 5 राज्य। अगला क्वेश्चन है, तेंगे किस देश की मुद्रा है? तो तेंगे जो है वो आपका कजाकिस्तान का है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है सामने, आप देखिए इसका आंसर दीजिए। देश में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः है? तो आपका सही जवाब होगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है, तो कितनी आयु होनी चाहिए? इसका करेक्ट जवाब होगा 30 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट जवाब होगा 5 जून को, यानी सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस INTERPOL का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट जवाब होगा ए नंबर, यानी लियोन्स में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट
जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट जवाब होगा उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, यक्षगान और लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये सही जवाब इसका होगा कर्नाटक से। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, आपको बताना है इसका जवाब। प्रथम भारतीय जिन्हें मैक्सेस अवार्ड दिया गया था वो कौन थे? इनका सही जवाब होगा ए नंबर, आचार्य विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के संबंध में गलत सुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा गलत है, इसको आपको चुनना है। डी नंबर, शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये आपका गलत है, यानी इसी ऑप्शन को सही करेंगे और ये दोनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक पैसेज है, इसको पैसेज को पढ़ने के बाद में आप इसका जवाब देंगे। चलिए लिखा हुआ पढ़ लेते हैं इस पैसेज को। हम सब लोग एक भीड़ से गुजर रहे हैं जो सवेरे घर से निकलकर दफ्तर और वापस घर जाकर अपना दिन सार्थक करते हैं। उन्हें भीड़ से सिर्फ बस में साक्षात्कार होता है। जो मोटर से चलते हैं उनके लिए भीड़ एक विरोध है जिसे वह लोग सशक्त और फुर्तीली सवारी गाड़ी से पार कर जाते हैं। और जो पैदल चलते हैं वह खुद भीड़ हैं। लेकिन ये तीनों वास्तव में न तो भीड़ से कुछ समय के लिए निपट कर बाकी समय मुक्त हैं, न अलग अलग रास्तों के कारण भीड़ के अंदर कम या ज्यादा फंसे हुए हैं। ये सब बिल्कुल एक ही तरह से और हर समय पूरी तौर से भीड़ में फंस चुके हैं। सिर्फ इतना है कि ये जानते नहीं हैं, और यह तो बिल्कुल नहीं जानते कि जिसके पास सत्ता है, वो राज्य की हो या संगठित उद्योग की, वह भीड़ का इस्तेमाल भीड़ में फंसे प्रत्येक के विरुद्ध करता है। जान भी लें तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हम संसार के नहीं रह गए और हमारे चारों तरफ जीवन नहीं बल्कि भीड़ है। जो अपनी शक्ल भीड़ के पर्दे पर नहीं देख सकते, अगर किसी को यह शक्ल दिखाई देने लगे तो उसे मालूम होता है कि अब वह जिस भीड़ को पहचानता है वह अभी तक उसके विरोध इस्तेमाल की जाती रही। अपनी शक्ल का यह परिचय कवि के लिए, जो एक भीड़ से अन्य सामान्य जनों की अपेक्षा अधिक गहरा भाषाई संबंध रखता है, एक मुक्त कर देने वाला अनुभव बन जाता है। उसका विपर्याय भी सही है कि जब तक उसे अपनी शक्ल नहीं दिखाई देती वह फंसा रहता है। चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। लिखा हुआ प्रश्न, उपरोक्त गद्यांश का सही शीर्षक क्या है? इसका करेक्ट जवाब होगा भीड़ में कवि। अगला क्वेश्चन है, भीड़ से मुक्त का उपाय क्या है? तो इसका करेक्ट जवाब होगा डी नंबर, यानी भीड़ में अपनी शक्ल देखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है, भीड़ किनके लिए रुकावट है? तो इसका करेक्ट जवाब आपको बताना है, ये मोटर से चलने वालों के लिए। अगला क्वेश्चन है, भीड़ का इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका सी नंबर, यानी सत्ताधारी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, एक गद्यांश से भी इसको पढ़ेंगे, इसके बाद जवाब दिया जाएगा इसका भी। चलिए पढ़ते हैं। वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व विकास कर दिया है। द्वितीय महायुद्ध में एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में ही जापान की अजेय शक्ति को पराजित कर दिया है। इस शक्ति की युद्धकालीन सफलता ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी देशों को ऐसे शस्त्रों के निर्माण की प्रेरणा दी कि सभी भयंकर और विनाशकारी शस्त्र बनने लगे। अब सेना को पराजित करने तथा शत्रु देश पर पैदल सेना द्वारा आक्रमण करने के लिए शस्त्र निर्माण के स्थान पर देश के विनाश करने की दशा में शस्त्र बनने लगे हैं। इन हथियारों का प्रयोग करने होने पर शत्रु देशों की अधिकांश जनता और संपत्ति थोड़े समय में ही नष्ट की जा सकेगी। क्योंकि ऐसे शस्त्र प्रायः सभी स्वतंत्र देशों के संग्रहालयों में कुछ न कुछ आ गए हैं, अतः युद्ध की स्थिति में उनका प्रयोग भी अनिवार्य हो जाएगा, जिससे बड़ी जनसंख्या प्रभावित हो सकती है। इसलिए निशस्त्रीकरण की योजनाएं बन रही हैं। शस्त्रों के निर्माण की जो प्रक्रिया अपनाई गई, उसी के कारण आज इतने उन्नत सशस्त्र बन गए हैं जिनके प्रयोग से व्यापक विनाश आसन्न दिखाई पड़ता है। अब भी परीक्षणों की रोकथाम तथा बने शस्त्रों का प्रयोग रोकने के मार्ग खोजे जा रहे हैं। इन प्रयासों के मूल में
भयंकर आतंक और विश्व विनाश का भय कार्य कर रहा है। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन आपके सामने, इस गद्यांश का मूल कथ्य क्या है? तो इसका सही जवाब होगा आपका डी नंबर, यानी निशस्त्रीकरण और विश्व विनाश। अगला क्वेश्चन है सॉरी, भयंकर विनाशकारी आधुनिक सशस्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी है? तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, जापान पर गिराए गए अणुबम ने। अगला क्वेश्चन है, एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ? तो इसका करेक्ट जवाब आपको बताना है ए नंबर, जापान में हुई भयंकर विनाश लीला से। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्र क्यों बना रहे हैं? तो इसका सही जवाब होगा पारस्परिक भय के कारण। नेक्स्ट प्रश्न लिखा हुआ है, आधुनिक युद्ध भयंकर विनाश होते हैं क्योंकि? अब इसका सही जवाब आपको बताना है बी नंबर, अधिकांश जनता और उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।